अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। मैं हूं यशवीन जमाल। नाइल साइफर और उसमें छुपी साजिश का मामला पाकिस्तान से होता हुआ अमरीकी कांग्रेस तक पहुंच गया। अप्रैल 2022 को साबिक वज़ीर आज़म के खिलाफ अदम एतमाद की करारदाद मंजूर होने के बाद पहली मरतबा अमरीकी महकमा खारजा के मावन वज़ीर खारजा बराए जनूबी एशिया और सेंट्रल एशिया डोनाल्ड लू का कांग्रेस की कमेटी में पेश हुए, जहां उन्हें पाकिस्तान में होने वाले इंतखाबात में बेज़ाब्तियों के अलावा साइफर के हवाले से भी सवालात का सामना करना पड़ा। अमरीकी कांग्रेस की कमेटी बराए अमूर खारजा में डोनाल्ड लू ने साइफर के हवाले से उन पर लगाए जाने वाले इल्जामात के सवालात का जवाब देते हुए उन इल्जामात को यकसर मुस्तरद कर दिया। डोनाल्ड लू का अमरीकी कांग्रेस के अरकान को इस हवाले से बताते हुए कहना था कि साइफर बयानिया ना सिर्फ झूठा है बल्कि उनकी या अमरीकी हुक्काम में से किसी ने पाकिस्तान के सफीर से इस किस्म की कोई बात नहीं की। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत गिराने में तो उनका किसी किस्म का या अमरीकी किसी भी ओहदेदार का कोई किरदार नहीं है, लेकिन ये जो लीक शुदा साइफर और सिफारती केबल है ये दुरुस्त है और ना ही उन पर लगाए जाने वाले इल्जामात दुरुस्त हैं। डोनाल्ड लू ने दौरान हेयरिंग इस बात का इंकशाफ किया कि गुज़िश्ता 2 साल के अरसे में उन्हें और उनकी बीवी को कत्ल किए जाने की धमकियां मिलती रहीं। तहरीक इंसाफ डोनाल्ड लू की इस पेशी में से काफ़ी उम्मीदें लगाए बैठी थी कि इस इजलास के बाद बहुत सी चीज़ें शायद उनके हक में सामने आ जाएंगी और अमरीकी कांग्रेस के अरकान साइफर के मामले पर डोनाल्ड लू से ना सिर्फ सख्त सवालात करेंगे बल्कि शदीद बरहमी का इजहार भी करेंगे। लेकिन पीटीआई की इन तमाम तवक्कुआत पर पानी फिर गया, क्योंकि कांग्रेस की इस कमेटी में डोनाल्ड लू से साइफर से मुतालिक सवाल तो हुए, लेकिन ना तो डोनाल्ड लू ने कोई इस हवाले से एतराफ़ी जुर्म किया और ना ही कमेटी के किसी रुकन ने साइफर के मामले को कुरेदा। इस वक्त तहरीक इंसाफ वाज़े तौर पर फ्रस्ट्रेशन का शिकार जमात नजर आती है, क्योंकि ना तो पीटीआई की समत वाज़े है और ना ही बयानिया। कभी तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमा मफाहिमत की बात करते हैं तो कुछ रहनुमा मज़ाहिमत की बात करते हैं। कभी हुकूमत के साथ मिल बैठ कर पाकिस्तान को आगे ले जाने की बात की जाती है तो कभी धमकियां आना शुरू हो जाती हैं। हाल ही में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी होने के बाद से तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून आमने सामने है। अपने नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी होने पर तहरीक इंसाफ की क़यादत समेत अली अमीन गंडापुर की जानिब से सख्त रद्द अमल सामने आया है और उन्होंने वज़ीर आला पंजाब और सदर को पैगाम दिया है कि उनके खिलाफ भी FIRs हो सकती हैं। अली अमीन गंडापुर की इस धमकी के जवाब में वफाकी वज़ीर कानून का कहना है कि ये वारंट गिरफ्तारी किसी हुकूमत की जानिब से जारी नहीं किया गया, ये बल्कि ये तो अदालतों का काम है। लेकिन हालात इस तरफ इशारा दे रहे हैं कि शायद तहरीक इंसाफ की क़यादत ने हर सूरत टकराव का फैसला कर लिया है। तहरीक इंसाफ की क़यादत मफाहिमती मूड से मज़ाहिमती मूड में शिफ्ट होती हुई दिखाई दे रही है। गुज़िश्ता चंद रोज से तहरीक इंसाफ की क़यादत से ऐसे बयानात सामने आ रहे हैं जिसमें अब मफाहिमत की बात नहीं बल्कि मज़ाहिमत की बातें की जाने लगी हैं। जी, इन सभी इशूज़ पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मेंबर है नेशनल असेंबली की शानदाना गुलजार खान ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया शानदाना आपका आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो बहुत सारे इशूज़ हैं, ये साइफर वाला मामला भी है, डोनाल्ड लू साहब की जो स्टेटमेंट आई है उस पर भी बात करते हैं, लेकिन जो एक चीज़ मैं अंडरस्टैंड करना चाह रही हूँ वो ये कि असद कैसर साहब की एक स्टेटमेंट, उसके अलावा भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो इस वक्त बहुत सारी जगहों पर बयानात दे रही है, जो अपना मुस्तकबिल का लाहे अमल बता रही है और बयान कर रही है, ऐसा लगता है कि आप लोग जो है ना, आप लोगों ने तय कर लिया कि बस अब एक मुजाहिमती आउटलुक होगा पीटीआई का, आप लोगों का बयानिया मुजाहिमत का ही होगा। असद कैसर साहब ने कहा कि अब मुफाहिमत नहीं हो सकती। शुक्रिया यशवीन, मैं तो समझने की कोशिश कर रही हूँ कि हमसे किस चीज पर मुफाहमत चाहते हैं। ताकत का सरचश्मा इनके पास है, बैरूनी मुल्क एक्टर्स इनके पास है, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस इन्होंने करवाना था, करवा दिया, अपने सारे नैब के केसेस खत्म करवा दिए, नैब के कवानीन तब्दील कर दिए, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स का खात्मा कर दिया, इलेक्शन में रिकॉर्ड धांधली की है, ओवरसीज वोटर्स का पैसा तो उनको शौक है लेने का बट उसको उनको वोट का हक नहीं देना। तो अब इसके बाद हमसे क्या मुफाहमत चाहते हैं? हमारे बदकिस्मत बच्चे, बेगुनाह बच्चे जेलों में रुल रहे हैं, 200 से ज्यादा केसेस किए हमारे लीडर पे, हमारे सारे वर्कर्स जो मार बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, जो जुल्म बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवा ली, कुछ लोग हम रह गए। तो इसमें बताएं कौन मुफाहमत किसके साथ करे, आप खुद मुझे बताएं। नहीं, लेकिन देखिए ना, फिर भी ये कहा तो जाता है ना कि जो रास्ता है वो पॉलिटिकल डायलॉग के अंदर ही होता है। आप लोग मज़ाहिमत करके क्या अचीव करेंगे? पहले भी की मज़ाहिमत तो क्या अचीव किया? 9 मई के मुकदमात जो है वो आज तक आप लोगों को समझ नहीं आ रहा है उनके साथ करना क्या है। देखिए 9 मई का ड्रामा जिसने करवाया था उसको तो रिजल्ट मिल गया। उन्होंने तो ये इलेक्शन उल्टे करवाने थे, लेकिन उनकी ये सोच थी कि शायद दुनिया या अवाम मान जाएगी कि 9 मई पीटीआई ने किया। सबको पता है ये पीटीआई ने नहीं किया। तो इलेक्शन 8 फरवरी के दिन अगर ये जुल्म पीटीआई ने किया तो पाकिस्तान में हमें तो 2 वोट नहीं पड़ने थे। पाकिस्तानी के खिलाफ वोट नहीं करता, लेकिन क्योंकि पता था सबको कि बेगुनाह खान साहब 9 मई में हमारे सारे जो वर्कर्स हैं, हमारे सारे कारकुन बेचारे बेगुनाह मारे गए, कि हमारे पास तो वीडियोज है, एविडेंस है हर चीज
का हर किसी के पास ग्लोबली अब तो आ गया है कि कहाँ कैसे कैसे गवर्नमेंट गाड़ियों से लोग निकल रहे हैं प्लेन क्लोज में, मुंह ढके हुए और चीजें तोड़ रहे हैं। तो वो तो चाहे हमको एक दिन में रिजल्ट पता चल जाएगा। अभी तक 9 मई की इंक्वायरी सामने क्यों नहीं आई? क्या इनके पास मतलब पीडीएम 1 भी इनकी थी, के टेकर भी इनकी थी, पीडीएम 2 भी इनकी है, तो इनको किसने रोका कि 9 मई की इंक्वायरी साफ शफाफ करें? अच्छा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर इस वक्त क्या दो बयानियां चल रहे हैं? फिर एक मज़ाहिमत का और एक मुफाहिमत का तो एग्जिस्ट करता है, और वो भी एक ऐसी शख्सियत की तरफ से आ रहा है बार बार कि जिनके बारे में ये तासुर था कि और कोई कर ले मुफाहिमत की बात, अली अमीन गंडापुर नहीं कर सकते। लेकिन वो जब पहली दफा प्राइम मिनिस्टर से मिले उसके बाद भी उन्होंने कहा जी कि अगर अब मुल्क को आगे बढ़ाना है तो साथ मिलकर चलना पड़ेगा। आज भी SIFC की मीटिंग का जो प्लेटफॉर्म था वहां पे वो प्राइम मिनिस्टर के साथ मौजूद थे, तस्वीर भी खिंचाई उन्होंने। तो ऐसा लगता है कि वो मुफाहिमत पर आ गए हैं। नहीं, देखिए, मुफाहिमत मज़ाहमत मुझे नहीं पता कि इसमें फर्क क्या रह गया है। हाँ। खान साहब की कुछ शराइत है जो अली अमीन पूरी कर रहा है। पहली शर्त यह है कि हमें हमारा चोरी किया हुआ मैंडेट वापस चाहिए। दूसरी शर्त, हमारे बेगुनाह जितने बच्चे हैं उन सबको जेलों से निकालना है। तीसरा, और खवातीन, तीसरा यह है कि ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन होगा, जिस तरह फतेह मक्का में हुआ था या साउथ अफ्रीका में, कि हर गुनहगार अपना गुनाह मानेगा कि मैंने तुम्हारे खिलाफ ये किया, औरतों पे छापे मारे, बच्चों को जिस तरह हमारे बेबी अमार को कत्ल कर दिया गया, इबाद साहब के बेटे को, तो ये सारी चीजें इनका तो हिसाब किताब करना है अरशद शरीफ का। लेकिन ये ट्रूथ रिकंसिलिएशन का मतलब यही है कि एक दफा सच बोल दें तो फिर फैमिली उससे डील करेगी। हाँ। अच्छा, आपने कहा कि 9 मई का जी मुकम्मल कर लें। सॉरी लेट मी जस्ट से, अगर कोई मुफाहमत होगी वो इसी के बाद होगी। हमारी कुछ शराइत है, डायलॉग बिल्कुल हो सकता है, लेकिन इसके बाद भी होगा, उसके बाद होगा। बिल्कुल ठीक है। आपने कहा 9 मई का ड्रामा जिसने किया, आपकी एक और जगह पे मैं स्टेटमेंट देख रही थी, आपने किसी तकरीब से खिताब करते हुए कहा था कि अक़वाम मुत्तहिदा में इमरान खान ने जब कलमा पढ़ा तो वो किसी को पसंद नहीं आया और उनकी हुकूमत जाने का बाइस भी शायद वही मामला था। किसको गुस्सा आया इस बात के ऊपर? बस है एक बंदा, इंशाल्लाह वक्त आपको दिखा देगा। नहीं तो कोई क्या कहते हैं उसको, कोई हिंट ही दे दे कौन है ये तो एक ऐसा इशू है जिसपे आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं कोई कम लेवल पे बात करता है, कोई ज्यादा पर। हाँ, Let's put it this way, it was a group of बंदे, एक बंदा नहीं था, एक ग्रुप था लोगों का जिनको बहुत नफरत हो गई थी उनसे। और पाकिस्तानी नहीं थे। चलिए, अगर आपको और भी चाहिए क्लैरिटी, पाकिस्तानी नहीं थे, लेट्स पुट इट दैट वे। जिन लोगों को स्टेटमेंट से नफरत है वो पाकिस्तानी नहीं है। अच्छा, आप लोग जो है ना जब इस तरह की कोई भी बात करते हैं और फिर नाम नहीं बताते या फिर नाम बता भी देते हैं तो उसके साथ स्टिक नहीं करते, तो अब एक तासुर ये बनता जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है या उनके जो रहनुमा है सीनियर, आप जैसे मरवत साहब जैसे, आप लोग बस इल्जाम लगा देते हैं। अब ये मरियम नवाज साहिबा वाला जो मामला है, बल्कि आपको शायद FIA को नोटिस भी मैंने सुना है कि इशू हुआ है, जिले शाह के कत्ल का जो मामला है उसको लेकर मरवत साहब ने कहा जी कि मेरे अपने कत्ल की सुपारी मरियम नवाज साहिबा ने दी है। मरियम नवाज साहिबा कहती है मैं कोर्ट में लेके जाऊंगी, मुझे डिफेम करने की कोशिश की गई है। ये जो बातें आप लोग करते हैं इसका कोई एविडेंस है आपके पास? देखिए, डिफेमेशन तब होती है जब झूठ होता है, जब सच होता है वो डिफेमेशन नहीं होती, ठीक है। जहां तक मरवत साहब के मामले का है, वो तो उन्होंने सारा FIA को जाके सारा डिटेल्स दे दिए कि कैसे वो जिंदल अंकल जो भी हैं और किसने सुपारी दी और कितना पैसा दिया और कैसे हुआ है, वो तो उनका अपना मामला है। जहां तक मेरी बात है FIA के नोटिस की, मैंने उन पर मर्डर का एलिगेशन नहीं लगाया, मैंने सिर्फ एक रेफरेंस किया। बट माजरत के साथ इस पार्टी में तालीम की भी जरा फुकदान है और फिर पढ़े लिखे और भी मतलब क्या मैं कहूँ, ना कहूँ तो बेहतर है, रमजान है। इशू ये है कि मैंने बोला था कि जी, हमसे इंटरव्यू में पूछा गया कि 3 बच्चे हैं PTI के जो PTI ने खुद मरवाए हैं अकॉर्डिंग टू गून लीग। अच्छा जी, कौन से बच्चे हमने मरवाए हैं? कहते जी एक आपकी बच्ची को भी उठा लिया, पुलिस ने उसको पीट रही है। मर्दों ने बच्ची को उठाया, उसकी वालदा वर्कर है PTI को, सलमान अकरम राजा ने उस पर स्टेटमेंट दिया था। फिर एक अहमद शाह बच्चा था जिसको अभी ये जो नई फॉर्म 47 वाली चीफ मिनिस्टर हैं इन्होंने पिटवाया, उस आदमी को इतना पिटवाया लाहौर पुलिस से कि पंजाब पुलिस से कि उसका सर फाड़ दिया है। और कहती वो बच्चा कहता है कि मैडम जिले शाह को भी आप लोगों ने मरवाया था। ऐसे हम पागल है कि अपने वर्कर्स को मरवाया? और जिले शाह तो डिफरेंट चाइल्ड था, स्पेशल चाइल्ड था, उसको तो एक काफिर ही मार सकता है, मतलब एक दरिंदा ही मार सकता है। कहते नहीं मैडम वो तो लोग आप पे डालते हैं। मैंने कहा डालते रहे, हम पे क्या फर्क पड़ता है। मरियम नवाज की जो ऑडियो लीक थी, मैंने कहा आप सुन लें और उसमें आपको पता चल जाएगा किसने किसको मारा है। इसको उन पे तब चढ़ी है, एक्चुअली तब उनको इस बात पे नहीं चढ़ी, तब इनको इस बात पे चढ़ी थी कुछ दिन पहले। मैं जिक्र कर रही थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जब मुझे उठाया गया था तो मुझे 4 चॉइसेस दी गई थी कि ये पार्टीज आप चली जाएं तो आपको जेल नहीं लेके जाएंगे, आप पे केसेस नहीं करेंगे। और तरीन खटक और बिलावल मरियम, मैंने कहा जी तरीन और खटक साहब मेरी पहले भी नहीं बनती थी, वो दोनों मेरे थ्रू मैरिज रिश्तेदार है, वो तो जो पार्टी के अंदर थे हमारी नहीं बनती थी एक दूसरे से। और एक मरियम बिलावल, मैंने कहा ठीक है बहुत मालदार होंगे, मेरे पास पैसा नहीं है बट मेरी तालीम बहुत है, मेरी नौकरी भी बहुत है इन दोनों से, तो सॉरी मैं नालायकों के थले नहीं लग सकती। तो ये बात उनके कैंप को बहुत बुरी लगी है। तो ये FIA वाला जो मसला जिले शाह को उठाया है ना, इन्होंने अपना ही नुकसान किया है। ये बहुत अच्छा हुआ है जिले शाह के हक में।
क्योंकि स्टेट जो होता है ना, अगर एक ज़लीशा के पेरेंट्स ने माफ कर भी दिया हो इनको, तो स्टेट तो कभी भी ये केस खोल सकती है, और सारी उम्र तो इनकी हुकूमत नहीं रहेगी, कभी तो खान की हुकूमत आएगी इंशाल्लाह। अच्छा, इसकी बॉडी एग्ज्यूम करें, इसका जो पोस्टमार्टम है उसके साथ टैली करें, इसका दोबारा फोरेंसिक करें, अल्लाह अल्लाह खैर से अल्लाह पता चल जाएगा ना किसने किसको मारा। बहुत सारी चीजों के ऊपर ऑडियो सुन लें। हाँ, एक क्वेश्चन ये भी किया जाता है जहां पर ये है ना कि आप जी यशवीन, नहीं एक सवाल आपने पूछा, मैं इसका जवाब देना चाह रही हूँ कि पीटीआई वालों का बनता जा रहा है कि वो लोग बात करते हैं उसको बैकअप नहीं करते। मैं अभी आपको उस ग्रुप ऑफ लोगों का बता दूं कि जिनको खान की बात बुरी लगी थी, जिनकी वजह से खान को हटाया गया था, प्रॉब्लम यह है मेरे सोर्स को वो लोग जान से मार देंगे, तो फिर मैं इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो नहीं कर सकती, मैं सिर्फ बात पहुंचा सकती हूँ, सोर्स तो नहीं पहुंचाना मेरा। ये आप लोग, मैं अगला सवाल ये करने लगी थी, ये इतने अच्छे इतने मुस्तनद सोर्सेज कहाँ से आते हैं आप लोगों के पास? आपने, बल्कि शायद आप ही ने कहा था, या आपकी पार्टी के जनरली लोग कह रहे थे कि बल्ले का निशान हमें पता है हमसे छिन जाएगा, एज अ पार्टी हमें पता है हम इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर सकेंगे, बल्कि बहुत पहले आप लोगों ने ये भी कह दिया था कि हमें पता है हमें रिजर्व सीट्स नहीं देंगे। ये सारा कुछ बेस्ड ऑन इन्फॉर्मेशन है या बेस्ड ऑन जस्ट बेसिक कैलकुलेशन है, 2+2 है? नहीं, आपने शायद फिर जुनैद अकबर साहब की स्पीच ना सुनी हो नेशनल असेंबली में। उन्होंने ये कहा कि हम जेल में पिछले साल जब लोग 9 मई के बाद अरेस्ट किए गए, तो बहुत सारे जो हमारे वर्कर्स थे और टिकट होल्डर्स या कैंडिडेट्स फॉर द नेक्स्ट इलेक्शन, तो उनको ये कहा जा रहा था कि देखिए अगले इलेक्शन में तो आपका बैट का सिंबल होना नहीं है, स्पेसिफिकली उनको बोला गया। तो जब बैट का सिंबल नहीं होना, आप क्यों पीटीआई के साथ वक्त जाया कर रहे हैं, अपनी आपको क्यों खराब कर रहे हैं? तो जुनैद अकबर साहब की स्टेटमेंट है। जहां तक रिजर्व, देखिए ये अगर हम बीच में बातें कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में क्यों हम गए, और मैंने कहा जी आप क्रिश्चियन इत्तेहाद काउंसिल में जानते हैं, हिंदू इत्तेहाद काउंसिल में भी जाते ना, इन्होंने आपको कुछ सीटें शीटें नहीं दी थी, क्योंकि नून और पीपल वाले खुद उनके मुंह इतने खुले हैं, रात को नशे में होकर उल्टी सीधी बातें कर देते हैं माजरत के साथ। इनको ताकत का नशा है ना। अच्छा, ताकत के नशे, जी ताकत के नशे, ताकत इनको बहुत नशा है, अल्लाह को भूल गए ये लोग। तो उस नशे में ये लोग बहुत कुछ बोल जाते हैं, जो इन्हीं के दोस्त जाके फिर मीडिया में बोल देते हैं, मीडिया में हमारे भी दोस्त हैं। और मैं आपको एक और प्रूफ बता दूं, जिस दिन अरशद शरीफ को शहीद किया गया था 24 अक्टूबर था कि 29 अक्टूबर था, 24 आई थिंक, जी 23 अक्टूबर, मुझे डेट एग्जैक्टली। अच्छा, तो उस दिन शाम को ही मुझे तस्वीर आई मेरे फोन में कि मैडम ये कत्ल हुआ है, ये कोई एक्सीडेंट नहीं है, और उसकी टॉर्चर की तमाम, जो उसके नाखून उखाड़े गए थे, उसकी जो आंखें जख्मी थी, जो उसके साथ किया था ज़ालिमों ने, अल्लाह इन सबको सजा दे। तो वो जब मैंने पिक्चर्स देखी, मैंने जल्दी से डर के पार्लिमानी ग्रुप में भेज दिया। असद उमर भी थे उस टाइम पे। सिर्फ 2 लोगों ने मुझसे सवाल पूछा कि सच्ची है कि झूठी है, अली मोहम्मद ने और मुराद सईद ने। मैं कहा मुझे नहीं पता, मुझे किसी ने भेजी है। तो कहते जब हमें सोर्स नहीं पता हम इसको कैसे पब्लिसाइज करें। एग्जैक्टली 10 नवंबर को इन लोगों ने, राना सना ने ये तस्वीरें वो कर दी मेरे पास, जो 20 दिन से पड़ी हुई थी। तो मुझे इसलिए पता है कि मेरे सोर्स को झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं है। ये वो लोग जो पाकिस्तान की खैर ख्वाह हैं और पाकिस्तान की बेहतरी चाहते हैं। मुझे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आऊंगी। तो वैसे एक अरशद शरीफ साहब वाली एग्जांपल को छोड़ के जो भी आपने बाकी सारी बातें की हैं, फिर ऐसा लग तो यही रहा है कि आप लोग रूमर्स को या सुनी सुनाई बातों के ऊपर आके स्टेटमेंट्स देना शुरू कर देते हैं। वो मैं क्यों कह रही हूँ, मैं आपके सामने सवाल रखती हूँ। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए।